इसके लिए इन्हें 26,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ना पड़ता है, यानी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 3,000 फीट नीचे। इतने मुश्किल माइग्रेशन के लिए इन्हें काफी लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है, यहां तक कि ये सो भी नहीं पाते। आज ये इस तालाब के किनारे जमा हुए हैं। थार में माइग्रेट होकर आई ये डेमोसेल क्रेन्स हजारों का झुंड बनाकर रहती हैं। एक और विंटर माइग्रेंट स्टेप ईगल तालाब पर नजर रखे हुए है। आमतौर पर तो ये छोटी चिड़ियों का शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें क्रेन्स पर भी अटैक करते हुए देखा गया है। लेकिन इस स्टेप ईगल का यह इरादा नहीं है। क्रेन्स झुंड में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा सावधान रहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान शिकारियों से भरा पड़ा है। ये प्यासे हैं, लेकिन पहला कदम कौन आगे बढ़ाएगा? एक बहादुर क्रेन सबसे पहले आगे बढ़ता है। लीडर मिलते ही बाकी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अगले कुछ महीनों के लिए ये पानी इनकी जिंदगी है। इंडिया तक आने में इन्हें काफी मुश्किल सफर तय करना पड़ा है। ये जख्मी क्रेन लंगड़ाकर किनारे तक पहुंचता है। हाई टेंशन केबल्स, शिकारियों के बुलेट्स और ट्रैप्स जैसे खतरों का सामना भी इन बर्ड्स को करना पड़ता है। ये क्रेन तो लकी था, लेकिन बहुत से नहीं होते। इन डेमोसेल क्रेन्स को यहां कूंज कहा जाता है। हिंदू लोक कथाओं में इन्हें सैकड़ों सालों तक ग्रेस और ब्यूटी का सिंबल माना गया है। लेकिन रेगिस्तान के इन वाटर होल्स पर पानी पीने का हक सिर्फ इनके पास ही नहीं है। काले हिरण का एक झुंड भी यहां पानी पीने आ रहा है। क्रेन की ही तरह इन खूबसूरत काले हिरण का भी हिंदू माइथोलॉजी में जिक्र है। इसे लॉर्ड कृष्णा के रथ को खींचने वाला भी बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये शिकारियों की नजरों से बच नहीं पाते। लगातार शिकार की वजह से इनकी संख्या घटकर कुछ हजार तक ही रह गई है। कभी ये पूरे इंडिया में पाए जाते थे। आज थार उन बचे खुचे इलाकों में से है जहां ये पाए जाते हैं। झुंड में बहुत सी ब्राउन कोटेड फीमेल्स होती हैं, जिनका मुखिया एक ताकतवर मेल होता है। अपने ब्लैक विंटर कोट में इतराता वो सभी फीमेल्स को अपने काबू में रखता है। छोटे मेल्स थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें झुंड की फीमेल के साथ मेट करने का हक पाने के लिए लड़ना होगा। लेकिन मुखिया मेल के 2 फीट लंबे सर्पीले सींग लड़ाई में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। टूटी हुई सींग वाला छोटा हिरन बहुत डरा हुआ है। ऐसा लगता है कि लड़ाई के दौरान उसकी यह सींग टूट गई होगी। शाम होते ही काले हिरण खुले मैदानों में चले जाते हैं, जबकि डेमोसेल क्रेन्स अब भी पानी में रुके रहते हैं। अब भी यहां पर खाने की भरमार है। इस वक्त रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थार की गर्मी अभी आई नहीं है। थार के रेगिस्तान में सर्दी से गर्मी का मौसम आते ज्यादा वक्त नहीं लगता। मार्च के महीने में दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके लिए भी जीव अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे बड़े हों या छोटे। डंग बीटल रेत पर अपने निशान छोड़ते हुए जाती है।
इससे पहले कि रेत बहुत ज्यादा गर्म हो, ये अपना सफर पूरा कर लेगी। रोहिडा या डेजर्ट टीक ट्री फूलों से भरा पड़ा है, मानो गर्मी का उसके ऊपर कोई असर ही ना पड़ा हो। इसके फूल यहां रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के लिए फूड सोर्स हैं। दूसरे पेड़ों से भी जीवों को खाना मिलता है। करीब से देखने पर पता चलता है कि पत्तियों के बीच जिंदगी गुनगुना रही है। जहां इंसेक्ट्स होंगे, वहां शिकारी भी होंगे। लेकिन शिकारी भी शिकार बन सकता है। एक ग्लॉसी बेलीड रेसर रेगिस्तान का सर्वे करता है। यह दूसरे सांपों के मुकाबले बहुत छोटा और कम जहरीला होता है और बहुत सतर्क रहता है। यह अपनी फोक टंग के जरिए हवा में होने वाली हलचल से किसी भी मूवमेंट का पता लगा लेता है। एक इंडियन हेजहॉग। हेजहॉग भले ही छोटा और आधे किलो वजन वाला जानवर हो, लेकिन यह इतना फुर्तीला होता है कि आसानी से ग्लॉसी बेलीड रेसर को मारकर खा सकता है। सांप कोई खतरा नहीं लेना चाहता। अपने रेसर नाम के मुताबिक वो वहां से भाग लेता है। लेकिन इस इलाके में पाए जाने वाले एक दूसरे सांप की कहानी कुछ और ही है, जो थार के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, सॉ स्केल वाइपर। वाइपर को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि जब यह गुस्से में आता है तो यह अपने स्केल्स आपस में रगड़ता है, जिससे सॉइंग साउंड निकलती है। यह साउंड दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप की तरफ से किए जाने वाले सबसे तेज हमले की चेतावनी होती है। ऐसा जीव जिससे आप दूर ही रहना चाहेंगे। सॉ स्केल्ड वाइपर आमतौर पर लेट इवनिंग या रात में शिकार करता है, लेकिन आज यह दिन में बाहर निकला है। इसने रेत पर साइड वाइंडिंग या साइडवेज मूव करना शुरू कर दिया है। स्लो मोशन फुटेज देखने पर पता चलता है कि साइड वाइंडिंग करते हुए कभी भी इसकी बॉडी के सिर्फ 2 पॉइंट्स ही रेत के कांटेक्ट में आते हैं। यह तेज गर्मी से बचने का एक कमाल का तरीका है। लेकिन अब सूरज और रेत दोनों ही बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर खतरनाक होता है और इंसानों से दूर ही रहता है। हमारे लिए यही अच्छा है, क्योंकि इसके काटने से शरीर में हीमोटॉक्सिक वेनम इंजेक्ट होता है, जो तेजी से मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हुए दर्दनाक मौत का कारण बनता है। वेस्टर्न थार बहुत बड़ा इलाका है और ईस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बंजर भी। आमतौर पर डेजर्ट उन इलाकों को कहा जाता है जहां साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती है। लेकिन एरिडिटी यानी ड्राइनेस के हिसाब से भी डेजर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। दूसरे शब्दों में ये वो जगह होती हैं जहां इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होता है। इतने कम वेजिटेशन वाले इलाके में जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा होता है वो तेजी से सूख भी जाता है। लेकिन थार में हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 10,000 साल पहले हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां यहां से होकर गुजरती थीं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि सरस्वती नदी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती थी। सरस्वती, इंडस और दूसरी नदियों के किनारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर बसे। लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रही, ये नदियां या तो अपनी दिशा बदलती गईं या पूरी तरह से गायब हो गईं। और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर भी वीरान होते गए। आज वेस्टर्न थार के इलाके में ही इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है।
घुसपैठियों से बचने के लिए इंडिया ने बॉर्डर पर फेंसिंग की हुई है। राजस्थान में जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर तक है। इसकी सुरक्षा उन महिलाओं और पुरुषों के हाथ में है जो बॉर्डर को गार्ड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स में काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बीएसएफ के जवान बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं। गर्मी के आते ही यहां हालात और चैलेंजिंग हो जाते हैं और इन चैलेंजेस का सामना वो उन तरीकों से करते हैं जो पिछले हजारों सालों से नहीं बदले। दुनिया में सिर्फ बीएसएफ के पास ही कैमल माउंटेड कैवलरी रेजिमेंट है। ऊंट पर सवार इन सोल्जर्स के साथ शानदार हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिन्होंने अलाइड आर्मीज के साथ दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा लिया था। यह देखना अपने आप में कमाल है कि बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट्स में इन ऊंटों की जगह कितनी अहम है। लगभग 6 करोड़ साल से भी पहले ऊंटों के एंसेस्टर्स का साइज खरगोश के बराबर हुआ करता था। आज ये इवॉल्व होकर विशाल जानवर बन चुका है, जो लगभग 8 फीट लंबा और 700 किलो वजनी हो सकता है। और इस एवोल्यूशन के दौरान इसमें इतने ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं कि ये एक्सट्रीम हीट में भी काफी लंबे समय तक बिना पानी के सरवाइव कर जाता है, जैसे इसे खासकर रेगिस्तान के लिए ही बनाया गया हो। कुछ ही मिनटों के अंदर ऊंट 200 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है। लेकिन यहां इन्हें एक बार में सिर्फ 20 लीटर पानी दिया जाता है, जिसे ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पी जाते हैं। इसके बाद ये घंटों बगैर पानी के चलते रहते हैं। 2 सोल्जर्स और उनके किट का वजन 200 किलो से ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऊंट 500 किलो से भी ज्यादा वजन लेकर इस रेगिस्तान में 6 घंटे तक चल सकते हैं। इनके लंबे पैरों की वजह से इनकी बॉडी तपती रेत से काफी ऊपर रहती है। इनके पैर किसी बड़े स्नोशू पैड्स जैसे होते हैं, जो कुशन जैसे मोटे और इंसुलेटेड होते हैं, यानी थार की ढीली रेतीली जमीन पर चलने के लिए परफेक्ट। इस मुश्किल इलाके में गश्त लगाने के लिए बीएसएफ को ऊंटों से काफी मदद मिलती है। बॉर्डर की सुरक्षा दिन रात का काम है। नाइट पेट्रोल्स में फेंस और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाती है। इन सोल्जर्स के पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे ये रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं। लेकिन आज रात कोई घुसपैठिया नहीं दिख रहा, सिर्फ थार रेगिस्तान के कुछ जानवरों की हलचल नजर आ रही है। मई आते आते थार रेगिस्तान तपने लगता है। तापमान का 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना बड़ी आम बात है, लेकिन यह तापमान धूप नहीं, छांव में रिकॉर्ड किए गए हैं। सूरज के नीचे खुले इलाके में बात कुछ और ही होती है। रेगिस्तान की सतह से जैसे आग निकलती है। कुछ जानवर इससे बचने के लिए जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंडरग्राउंड रहने वाले जीव रेत के टीलों के बजाय सख्त जमीन के नीचे रहते हैं। वो खाने की तलाश में तब बाहर आते हैं जब तापमान कम होता है, यानी सुबह या शाम को। एक डेजर्ट जर्ड बाहर आ रहा है। जर्बिल के करीबी रिश्तेदार ये जर्ड शिकारी पक्षियों के लिए परफेक्ट शिकार होते हैं। ये अपने आसपास की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और खतरा महसूस होने पर पानी पीने भी नहीं निकलते। इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से सारा मॉइस्चर उन प्लांट्स से मिल जाता है जिन्हें ये खाते हैं। लेकिन छोटा होने का यह मतलब नहीं
ये क्यूरियस नहीं होते। इस छुटकू को अपने बिल के बाहर रखे कैमरे में दिलचस्पी है। जल्दी से एक जांच पड़ताल। जाहिर है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंप्रेस नहीं हुआ। अब अंडरग्राउंड रहने वाला एक दूसरा जानवर बाहर आता है, स्पाइनी टेल लिजर्ड। ये डायनासोर्स के टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। इस हर्बीवोरस रेप्टाइल को यह नाम इसके ब्लूइश ग्रे टेल की वजह से मिला है, जहां ये अपना ज्यादातर बॉडी फैट स्टोर करता है। लेकिन इस टेल की वजह से ही ये खत्म होते जा रहे हैं। इनका बेरहमी से शिकार किया जाता है। यहां रहने वालों को लगता है कि इसकी टेल से निकले हुए ऑयल में एफ्रोडिजियाकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वेस्ट में और भी आगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं, और यहां भी ऊंट बीएसएफ का सबसे बड़ा साथी है। लेकिन साथ साथ 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी भी चलती है, तेज, बहुत तेज। थार रेगिस्तान में फैले हुए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ज्यादातर हिस्से में सिर्फ रेत है। इंडस और सरस्वती जैसी नदियां हजारों साल पहले इस इलाके से गायब हो चुकी हैं। ऐसे जैसे इन नदियों का यहां कभी कोई नामो निशान ही ना रहा हो। लेकिन ये सोल्जर्स ऐसे इलाके में जा रहे हैं जो कुछ और ही कहानी बयान करता है। साउथ वेस्टर्न जैसलमेर में पड़ने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक वैली है जो जबरदस्त गर्मी के मौसम में भी पूरी हरी भरी रहती है। रेत के इन टीलों के बीच यह हरियाली पानी की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन पानी है कहां? यह पता लगाने के लिए बीएसएफ सोल्जर्स खुदाई करते हैं। कुछ ही इंच की खुदाई करने पर काली मिट्टी नजर आती है जो थोड़ी गीली है। सिर्फ 2 फीट नीचे पानी मिल जाता है। थार के सबसे सूखे इलाके में होने के बावजूद इस वैली में पानी की भरमार है, और वो भी रेतीली सतह के ठीक नीचे। यहां के लोगों का मानना है कि यह गायब हो चुकी नदियों में से एक है, समय की रेत में दब चुकी नदी। कुछ ही दूर ईस्ट की तरफ जाने पर वो इलाका पड़ता है जो थोड़ा कम बंजर है, लेकिन वहां की जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेगिस्तान की सतह मिनरल से इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि वहां पेड़ों का उगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल हो या आसान, पेड़ अपने बढ़ने का रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। इनफैक्ट इस जमीन पर ऐसा पेड़ उगा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कहा जाता है। एनवायरनमेंटलिस्ट और नेचुरलिस्ट प्रदीप कृष्ण रेगिस्तान के इस पेड़ पर रिसर्च कर रहे हैं। रेगिस्तान सिर्फ पानी की कमी की वजह से रहने के लिए मुश्किल जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कई जगह आयरन, सॉल्ट, पोटेशियम जैसे मिनरल्स इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। इंद्रोख नाम का एक पेड़ है जो मिनरल्स की वजह से सख्त बन चुके इस इलाके में अपने बीज को पेड़ बनाने की जिद पर अड़ जाता है। वो जानता है कि कई जगह उसका पेड़ बनकर बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो अपने रनर्स को अंडरग्राउंड फैलाता है, और जिस जगह जमीन की सतह थोड़ी कम सख्त होती है वहां से पेड़ बनकर बाहर निकल आता है, जिससे नए पेड़ उगते हैं जो दरअसल उसके ही एक्सटेंशंस होते हैं। इंद्रोक रेगिस्तान के ग्रेटेस्ट सर्वाइवर्स में से एक है। इसके रूट्स फैलकर खुद ब खुद इसके क्लोन्स तैयार कर देते हैं। ये अपने क्लोन से एक पूरा जंगल तैयार